ओके। नमस्ते एंड हेलो टू वन एंड ऑल। मैं हूं फरियाद सैयद और मादा साम्राज्य के आकांक्षा अनलिमिटेड के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कहा गया है कि सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब भी मुश्किल सर पर आए, पुलिस के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। क्या बात। जी हाँ, आज जो हमारे साथ एक हस्ती जुड़ी हुई है, उन्होंने सफलतापूर्वक 35 साल पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ स्टेट एक्साइज ऑफिसर बिताए। लेकिन गर्व की बात यह है कि देश के लिए ड्यूटी करते करते इन्होंने अपने पैशन को पीछे नहीं छोड़ा और एक एक्साइज ऑफिसर से एक लिरिसिस्ट, सॉन्ग राइटर, पोएट की जर्नी इन्होंने कामयाबी से पूरी की। आज हमारे साथ है मिस्टर दीपक कमली सर। सर, मादा साम्राज्य की तरफ से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आप एक रिटायर्ड एक्साइज ऑफिसर हैं, तो क्या बचपन से ही सपना था कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करना है? नहीं, ऐसा कुछ सपना वगैरह नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि अभी हम आजकल भी देखें तो जो एक बच्चे एसएससी पास होते हैं उनको हम अगर पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो भी बता नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ही उनको हेल्प करते हैं आगे जाने में। हाँ, एक बात जरूर है कि मुझे अट्रैक्शन बहुत था वर्दी की तरफ। जब भी रास्ते में बचपन में जाता था तो कोई वर्दी वाला अगर इंसान दिखता है तो मैं देखते रहता उसके तरफ। तो कोई पुलिस वाला है, मिलिट्री वाला है या नेवी वाला है, तो वो एक अट्रैक्शन जरूर था। ओके सर, एक्साइज एक्साइज डिपार्टमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं एक्साइज डिपार्टमेंट क्या होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। एक्साइज डिपार्टमेंट मतलब पुलिस की एक अलग ब्रांच है। पुलिस डिपार्टमेंट जैसे ही है, लेकिन उसमें पुलिस में जो बाकी के सब गुने होते हैं, इसमें सिर्फ नशे के जो पदार्थ है, लिकर, नारकोटिक्स वगैरह, तो उसके ऊपर जो रेड्स वगैरह करते हैं वो डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट है। और एक्साइज में स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, राज्य उत्पादन शुल्क बोलते हैं मराठी में, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, ऐसा ये डिपार्टमेंट है। ओके सर, आपने एज एन एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफिसर की फील्ड कैसे चुनी? ये तो मुझे मतलब मुझे भी मालूम नहीं था। मैं डिपार्टमेंट 82 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसे भी इधर अपॉर्चुनिटी है कि आप क्लेरिकल से एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं। तो वहाँ एग्जाम देनी पड़ती है और फिजिकल ये होता है, कुछ एग्जाम होती है, तो वो सब मेजरमेंट वगैरह, तो वो मुझे तभी पता चला। तो मैंने फिर चालू किया कि मुझे जाना ही है, अभी कैसे भी करके जाना है, तो पढ़ना शुरू किया और फाइनली मैं बन गया एक्साइज ऑफिसर। ग्रेट। सबसे मुश्किल या चुनौती भरा कार्य आपने जो सहन किया हुआ एज एन एक्साइज ऑफिसर? एक्साइज ऑफिसर में वैसे बहुत काम है मुझे, लेकिन मुझे जो डिटेक्शन का काम है वो बहुत अच्छा लगता था। कोई भी गुना, कोई भी खबर आपके पास आती है कि फलाना फलाना आदमी कुछ इलीगल व्यवहार कर रहा है, तो उसको लेके वहां से फिर वो एरिया कौन सा है, वो हिस्ट्री सीटर है क्या, और अगर उसमें हम लोगों ने वो एरिया में कितने केसेस किए हैं, तो ये सब पता करके वो आदमी को चुनना, और वो चुन के फिर उसको सब हमारे भाषा में फील्डिंग लगाना बोलते हैं, तो वो सब आता है उसमें। तो ये जो बात है ना, ये जो डिटेक्शन की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और ये चुनौती पूर्वक भी होती थी आपके लिए? यस यस, उसमें काफी काफी कुछ रहता था ड्रामा। वो ढूंढना उसको, उसके पीछे लगना, फिर वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, ये सब वो खबर निकालना, तो ये सब होता था। तो वो पीरियड बहुत अच्छा जाता था हमारा, इंटरेस्टिंग आता था, बहुत इंटरेस्टिंग। सर, एक एक्साइज ऑफिसर से लिरिसिस्ट और सॉन्ग राइटर की जो सफर है, वो आपने कैसे पूरा किया और आपको प्रेरणा कैसे मिली लिखने की? ये मेरा सफर मेरे जिंदगी का सफर है।
मैं 2006 में मुझे मेरा तबादला हो गया और मैं ऐसी जगह पे आ गया जहाँ कुछ काम नहीं था। हमारे डिपार्टमेंट में वैसे साइड पोस्टिंग बोलते हैं। तो वो साइड पोस्टिंग में मैं जब गया तब उसमें क्या होता है, वहां पर एक गोडाउन रहता है और जो लीकर रहती है कंपनी की, वो पूरे बम्बई में सप्लाई होती है। तो वो सप्लाई होने होने के लिए जो पास लगता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट परमिट। तो वो साइन करने के लिए हमारी पोस्टिंग रहती है, बाकी वहां कुछ काम नहीं रहता। वो हालांकि वो जो सब माल है वो हमारे अंडर रहता है, सुपरविजन के अंडर रहता है। तो इतना टाइम मिला उधर मुझे, वहां पर मैंने मेरी पहली कविता लिखी। और वैसे तो पहले भी मुझे कुछ एक आध लाइन सूझती थी, लेकिन वो मैं लिख के नहीं रखता था और मैं क्या बोलता था कि चलो बाद में लिखेंगे। तो बाद में जब मैं लिखने जाता था तो मैं वो भूल जाता था, भूल जाते तब मुझे वो याद नहीं रहती थी। तो अभी मैंने क्या किया कि जब जो लाइन जिस वक्त पे होती है, मैं बस में हूँ तो बस के टिकट पे, कुछ नहीं मिला तो नोट पे भी लिखता था। हैं। तो वो लाइन लिखनी शुरू की मैंने, क्योंकि अभी मेरे पास समय था। और प्रेरणा जो आप बोलते हैं ना, तो प्रेरणा ऐसे किसी से मैंने ली नहीं थी। लेकिन वहां पर मेरा एक दोस्त जो बाजू के उधर पोस्टिंग थी उसकी, तो हम लोग खाने के लिए इकट्ठे आते थे दोपहर को। तो जब वो आया तो मैंने पहली कविता मेरी उसे दिखाई। सुनील कामले नाम है उस ऑफिसर का, वो भी अभी रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने वो पढ़ने के बाद ऐसा एक रिस्पॉन्स दिया ना कि मुझे लगा कि कुछ मुझमें कुछ है, मैं लिख सकता हूँ। और वहां से वो शुरू हुआ। ये हुआ भी कविता का। तो वो कविता लिखने के बाद उसको अगर मुझे शायद 2011 में मेरे एक दोस्त का फोन आया, मिलिंद पेडनेकर, वो राइटर डायरेक्टर है, ड्रामा डायरेक्ट करते हैं, कि मुझे एक गाना लिख के चाहिए। मैंने बोला अभी मुझे गाना बोला है तो मैंने ऐसे ही बंकस में बोला होगा, लेकिन वो सीरियस थे। 2 दिन बाद उनका फिर फोन आया कि क्या हुआ मेरे काम का। मैंने पूछा कौन सा काम? अरे मैंने गाना लिखने को बोला था आपको। तो बोला हाँ वो देता हूँ ना, 2 दिन में देता हूँ। तो मैंने फिर वो गाना लिखा। और 2 दिन के बाद जब उनके पास गया वो लेके, तो वो ब टाटाची चाळ हे टाइटल था उसका, मतलब वो ड्रामा का, मराठी ड्रामा था ब टाटाची चाळ। और उसका वो टाइटल सॉन्ग था। तो मैंने लिखे वो लेके गया तो वो उन्होंने देखा और बोला कि आपके पास टाइम है? तो बोला किसके लिए? तो अशोक पत्की जी है, बड़े संगीतकार है मराठी के, अशोक पत्की, तो उनको मिलना है। मैंने बोला अरे बाबा मुझे क्यों पूछते हो, उनको पूछो टाइम है क्या, वो बड़े आदमी है। तो उनको फोन किया उन्होंने और वो बोले कि मैं शिवाजी पार्क में हूँ। तो हम लोग उनको मिलने वहां चले गए। तो मैंने वो जो कागज जो लिखा था, जिसको मैं गाना बोल रहा था, तो वो 7 अंतरे थे उसमें। तो गाना उनके पास दिया, उन्होंने पढ़ा, बोले अरे बाप रे इतना बड़ा गाना है। बोले नहीं सर, मैंने पहली बार लिखा है इसलिए 7 अंतरे लिखे है। 3 अंतरे में आपको जो अच्छे लगते हैं इसमें से वो ले लो। तो वो हंसने लगे। तो ऐसा वो मेरा पहला गाना मैंने उनको दिया। तो ये पहला गाना, उसके बाद 6 महीने के बाद दूसरा एक गोल पीटा करके बहुत फेमस ड्रामा था, उसका टाइटल सॉन्ग मेरे पास आया। ऐसे चलते-चलते फिर वो एक शुरू हुआ कारवां। तो अभी बोलने को जाऊँ तो बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी। तो वो ऐसा तभी मेरा शुरू प्रवास और रहा है, अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। Yes. सर ऐसे तो आपके बहुत सारे कविता संग्रह पब्लिश हुए हैं, लेकिन ऐसे कौन सी कविता संग्रह है जिसके साथ आपकी खास यादें जुड़ी हुई हो? अभी तो सभी तो मुझे प्यारे हैं, लेकिन उसमें जो वारदात मुझे बताने हैं वो 2 है। उसमें से एक है 2017 में मेरी माताजी गुजर गई। तो मेरी माताजी गुजर जाने से पहले एक दिन उन्होंने मुझे रात को 2 बजे उठाया और बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे बाजू में बैठो। तो मैं उनके बाजू में बैठ गया। मेरे हाथ में मोबाइल था। तो उनको मालूम था कि मैं मोबाइल में कविता लिखता हूँ। तो उन्होंने मराठी में बोला की काय लिहितोस? कविता लिहितोयस? माझ्यावर शेवटची कविता लिही। मतलब उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर आखिरी पोएम लिखो। तो मैं तो मतलब वो बोल रही थी कि मैं अभी रहने वाली नहीं हूँ, मैं जाने वाली हूँ, लेकिन हम लोग वो मजाक मजाक में काटते थे वो बात। हाँ। ऐसा सीरियस नहीं लेते थे हम लोग। लेकिन वो जो बताई उन्होंने जो बोला मुझे आखिरी कविता, तो मैंने उनको बोला
की आई तुझ्यावर एक कविता काय आहे, तुझ्यावर अख्खं पुस्तक लिहीन मी, मतलब एक पोएम नहीं, मैं पूरा किताब आपके ऊपर बनाऊंगा, ऐसे मैंने बोला। और दूसरे दिन वो गुजर गए। उस दिन से मैंने कविता लिखनी चालू की, और जब उनकी पहली बरसी आई 1 साल बाद, तब मैंने वो बुक पब्लिश की। तो वो मेरे एकदम दिल के पास की बुक है, और उसका नाम भी है किताब का वो आई। उसमें पूरे पोएम्स है, जो भी पोएम्स हो, सब्जेक्ट एक ही है, आई। और दूसरी अगर बात अब बोलूं, तो मेरे अभी फरवरी 19 में एक गजल संग्रह मेरा आया। तो गेली तू कुठे, तरी असा एक गजल संग्रह आ गया। तो उसको मैंने, जो भीमराव पांचाले है, गजल नवाज बोलते हैं उनको, बहुत बड़े गजल का मतलब वो गाने गाते हैं, गजल गाते, गजल नवाज उनको उपाधि मिली है। उनके पास मैं गया और उनको बोला कि आपके हाथ से मुझे बुक पब्लिश करनी है। वो बोले, उन्होंने टिकट बताया कि उसी दिन उनकी गाड़ी थी शाम की, तो टाइम वगैरह एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया। तो वो ठीक है, अभी नहीं है तो फिर वो दिलीप पांडरपट्टे जो कलेक्टर है, अभी मंत्रालय में ऑफिसर है वो, तो वो भी गजलकार है, तो वो थे। और नानी उडेकर करके एक गजलकार है, तो वो दोनों थे, और वो बुक पब्लिश हो गई। पब्लिश हो गई, और किसी ने मुझे आके बताया कि दादा आ रहे हैं, मतलब दादा मतलब पांचाले, भीमराव पांचाले। तो मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, और थोड़ी देर में वो आ गए। तो आने के बाद सब पब्लिक खड़ी हो गई, तो क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है। स्टेज पे आ गए, बैठे, तो उनको पूछा कि एक आप तो कैसे आ गए, आप तो आने वाले नहीं। तो उन्होंने बताया कि मैं तो स्टेशन पे गया बैग लेके, मैं, मेरी बेटी और मेरी मिसेस, हम लोग स्टेशन पे गए, और मेरा कुछ नहीं था, मेरी बेटी का प्रोग्राम था। तो मुझे तो ये प्रोग्राम में आना था, तो उधर मैं गया तो देखा तो उनके बहुत से लोग थे, उनके सास-ससुर वगैरह भी लड़की के आ गए थे। तो मैंने बोला, मेरा क्या काम है अभी? मुझे वो दीपक के प्रोग्राम में जाना है, तो मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने भी समझा कि इनको मन नहीं है, तो छोड़ दिया। तो वो टैक्सी करके तुरंत हॉल में आ गए। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था गर्व की बात कि भी है। हाँ, मेरी इच्छा पूरी हो गई। इसलिए वो एक गज़ल संग्रह मेरा फ़ेवरेट है। ये 2 स्टोरीज़ है मेरे जीवन की। सर, आपने जैसे बताया कि आप कविता भी लिखते हैं और गाने भी लिखते हैं, तो हाँ, इन दोनों में कौन-सा बड़ा फ़र्क होता है और इसे लिखते हुए किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? कविता और गाना, उसमें तो बेसिक फ़र्क होता है, क्योंकि कविता जो रहती है, वो अंदर से आती है, आपको वो उत्स्फूर्त लिखना पड़ता है। कविता आप सोच के नहीं लिख सकते कि मैं कविता लिखने बैठ जाऊँ। आपके मन में कुछ ख़्याल आता है ना, तो वो ख़्याल आप कविता में प्रस्तुत करते हो। गाने का वैसा नहीं, गाने को आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि फलाना-फलाना सिचुएशन है, ये है, हीरो है, हीरोइन है, गाना लिखना है। तो उसके हिसाब से आप गाना लिखते हैं, तो गाने के लिए आप प्रिपेयर रहते हैं। और इसमें भी गाने में चुनौती क्या है कि आजकल आप देखेंगे तो आजकल, पहले क्या होता था, हम गाना लिखते थे और उसका वो म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़ करके गाना बनाते थे। अभी क्या होता है, अभी ट्यून देते हो, पूरी ट्यून गाने की तैयार रहती है, उसमें जिधर लिखा होता है, और वो कैसे रहते हैं, ला 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 ला, ऐसे लिखा ऐसा आवाज रहता है उसमें, और ट्यून, तो उसमें हमें वर्ड डालने होते हैं परफेक्ट। तो ये जो काम है ना, ये चुनौती, ये मुझे चुनौती लगती है गाने के लिए। सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम के चलते अपने पैशन को पीछे छोड़ दिया, या आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उन्हें अपने टैलेंट को अपने अंदर ही दबा देना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों और ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, कुछ करना है तो पैशन तो होनी चाहिए, आप में कुछ होना चाहिए, लिखना है, करना है, तो जो मतलब टाइम तो निकालना चाहिए आपकी हॉबी के लिए, काम कितना भी हो। एक 2 बात होती है ना, एक काम हम करते हैं वो उपजीविका बोलते हैं उसको। हम रोटी को पेट के लिए काम करते हैं, लेकिन जो दिल के लिए करते हैं, वो काम होता है, उसको हॉबी बोलते हैं। तो ये बात है कि अगर आपको दिल के लिए कुछ करना है, दिल को सुकून मिले, तो एक तो कोई काम ऐसा करना चाहिए आपको
कि जो दिल को सुकून दे, और उसके लिए टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जिंदगी में कुछ भी आपको इजी नहीं मिलता, टाइम तो निकालना पड़ेगा। और जो बच्चे लिरिसिस्ट और सॉन्ग राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? सॉन्ग राइटर ये करियर हो नहीं सकता, मतलब अभी तक मैंने ऐसे कविता के लिए क्लासेस नहीं सुने, कभी कोई कविता किसी को पढ़ाता है ऐसा सुना नहीं है। कवि तो वो आता ही है, मतलब वो अलग ही होते हैं, जो उनको कुछ वो अंदर से ही होता है, तो वो ही कविता लिख सकते हैं। हर कोई बैठ के बोल के कविता नहीं लिख सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर कवि है तो वही फिर गाना वो लिख सकता है, क्योंकि गाने के लिए तो कवि कवि होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आपने सर इतने सारे नाटक किए, कविता, गाने लिखे हैं, चारों लिखे हैं, तो आपकी कोई फेवरेट 4 लाइन जो आज हमारे दर्शकों को सुनाना चाहोगे? अच्छा, आपके लिए ओके। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। कविता शीर्षक है कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं लिखता हूँ, बस दिल की बात कहता हूँ। कुछ खास नहीं लिखता, पल जो बीते जीवन के उनके तजुर्बे लिखता हूँ। कुछ खास नहीं लिखता। कभी हंसता हूँ बेतहाशा, तो कभी सिमट कर रोता हूँ। कभी हंसता हूँ बेतहाशा, तो कभी सिमट कर रोता हूँ। धागे उदाड़े थे राहों में, टूटे वह सपने बुनता हूँ। कुछ खास नहीं लिखता हूँ, बस दिल की बात कहता वाह! हूँ। आप खास लिखते हो। सर बॉलीवुड मूवीज में हमने ऐसे बहुत सारे पिक्चर है, जैसे दबंग हो गई, सिम्बा, सिंघम, जहाँ पर पुलिस के किरदार को दर्शाया गया है, तो असली जीवन में पुलिस का किरदार इससे कितना मिलता जुलता है या कम्प्लीटली अलग होता है? अलग ही होता है, क्योंकि पिक्चर में हम जो देखते हैं वो ड्रामा होता है। वो हाँ। कुछ बड़ा चढ़ा के, मतलब एक आदमी 10 लोगों को मारता है, वैसा सब। और उसमें क्या होता है, उसमें रीटेक्स होते हैं। फिल्म में तो रीटेक्स होते हैं ना, असली जिंदगी में रीटेक किधर? अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो गया ऊपर ऑफिसर, थोड़ी भी चूक हो गई तो गया, तो उसको रीटेक का चांस नहीं है। इसलिए फिल्म और इसमें बहुत ही अंतर है। सर एज एन एक्साइज ऑफिसर आपने ऐसी कौन सी चुनौती जो फेस की और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? हाँ, एक जोखिम ली थी मैंने। एक दिन की बात है। हम कुछ काम के लिए सुबह 4 बजे एक काम के लिए गए थे। कुछ इल्लीगल ट्रांसपोर्ट था, तो जो जिसको हम लोग हाथ पट्टी बोलते हैं, गंदी शराब होती है, तो उसका इल्लीगल ट्रांसपोर्ट था, तो वो काम के लिए हम लोग गए थे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग सब डिपेंड रहते हैं खबरी के ऊपर। हाँ। तो वो खबरी ने कुछ मिस्टेक की और वो काम हमारा हुआ नहीं। तो क्या हुआ, हमने वो सीनियर ऑफिसर थे उनको बोला कि अभी आए हैं हम लोग, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम दूसरे केस के लिए निकलते हैं। तो उन्होंने ठीक है बोला कि लेकिन संभाल के जाओ। तो हम लोग जैसे ही वहां से, वो मालवनी में हम लोग गए थे, तो मालवनी से हाईवे तक आ गए। हाईवे आने के बाद मेरी नजर पड़ी कि एक फियाट कार पीछे जा रही है, और वो हम लोग पहचान लेते थे कि जो कार देख के हम लोग पहचान लेते कि इसमें कुछ है गड़बड़। तो मैंने तुरंत यू टर्न देने को बोला ड्राइवर को, और ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। और एक सुबह 6 साढ़े 6 बजे का ये था, गणपति के दिन थे। हम लोग ऐसा फॉलो था वो कि लोग देख रहे थे, क्योंकि वो जो स्पीड था, स्पीड होता है ना हमारा, वो बहुत ही, क्योंकि वो जो गाड़ी चलाते हैं वो एकदम हाई स्पीड से चलाते हैं, वैसे ही हमें भी चलानी पड़ती है। तो हम लोग बहुत दौड़े उसके पीछे। वहां से वो सायन वगैरह घूम के जितना भी वो जाता था, हम लोग उसके पीछे थे। और आजू बाजू में लोग भी आने लगे थे। सुबह थोड़ा रहदारी वो चालू हो रही थी। और इतने में क्या हुआ, हम एक 4 फीट के अंतर पे थे, वो गाड़ी और हमारी गाड़ी, और आगे वाले का टायर बस्ट हुआ। तो गाड़ी वो सामने, हमारे सामने ही ऐसे घूम के, वो जो पिक्चर में आप देखते हैं ना स्टंट, हाँ।
ऐसे गाड़ी घूम के एक दीवार पे जाके टपकी, और हमारे ड्राइवर ने इतना कंट्रोल किया कि वो, मतलब हम लोग गए ही थे काम से, क्योंकि 4 फीट का अंतर तो बहुत ही ये होता है ना, कम वो हो गया। स्पीड, और अचानक उसका टायर ये होना, तो वो एक है कि हम लोग, उन्होंने कंट्रोल किया और हम बच गए। उन दोनों ने को बहुत मार लगा था। उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में वगैरह लेके गया, वो बाद में हुआ। लेकिन हमको इतनी डाँट पड़ी सीनियर से कि अगर तुम्हारा कुछ होता तो तुम क्या करते? तो ये एक बात थी, जब भी उस वो बचा, इसलिए मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ, नहीं तो उस टाइम पे मैं जाने वाला था। सर, पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए शेड्यूल इतना टाइट रहता है, जैसे आपने बताया, शेड्यूल टाइट रहता है, गिनी चुनी छुट्टी मिलती है, तो ऐसे वक्त में आपको लिखने का समय कैसे मिलता था? और आपके सीनियर्स आपको मोटिवेट करते थे क्या? हाँ, क्या होता है कि अगर आप में चाह है, मैंने आपको बताया कि मैं लिखता था, कहीं भी लिखता था, जहाँ मुझे याद आया, मैं बस में हूँ, गाड़ी में हूँ, कहीं भी हूँ। और अभी सहूलियत मेरे लिए क्या थी कि मोबाइल आ गए थे। हाँ। तो मोबाइल में आपको कागज पेन की ज़रूरत नहीं लगती ना अभी। तो कहीं भी आप रहते हो, बैठे हो, और आपके दिल में कुछ ख़्याल आता है, तो आप तुरंत वो नोट डाउन कर सकते हो। हम्म। तो वैसे मैं लिखता गया, और मुझे वो 2006 से 2010 तक मैं वो जगह पे था, वो पोस्टिंग में था। तो मैंने इतने पोएम्स लिखे हैं कि रोज़, उस टाइम पे मैं, मेरे फ़ेसबुक पर एक मेरा पेज था, रोज़ एक कविता। तो कंटिन्यूअसली 8 इयर्स वो पेज मेरा चलता था, रोज एक कविता, मैं रोज उसके ऊपर एक कविता डालता। आप याद करो कितने कविता, कितने पोएट्स हो गए, कितने पोएम्स हो गए, 8 साल रोज एक कविता, कैलकुलेट करो, इतना लिखता था। तो ये मेरा पैशन है, मैं अब भी कहीं भी, किधर भी, कहीं पे हूँ, बैठा हूँ, मेरे दिमाग में तो वही चलता रहता है। अभी तो रिटायर हो गया हूँ। अभी आपने अगर देखा हो तो मेरा पेज है, उसमें मैं, ये जो मेरी स्टोरी है, ये सब मेरी स्टोरी है, जो मैंने केसेस किए हैं, वो सब हर ट्यूसडे को एक स्टोरी में डालता हूँ। मैंने बहुत से जो लघु स्टोरी, लघु कथा बोलते हैं उसको, शॉर्ट स्टोरीज, वो लिखे हैं। तो वो चालू है, सब लिखना ही चालू है अभी। अभी तो मैं फ्री हो गया हूँ ना ड्यूटी से, तो अभी मेरा बस यही एक काम है, लिखना। और सर, आज की युवा पीढ़ी में भी खाकी वर्दी का एक सपना होता है, तो उस सपने को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है? मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए आज की युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए और किन किन चीजों की जरूरत होती है? अभी तो देखो, अभी तो बहुत सारे क्लासेस आ गए उनके लिए। एक तो फिजिकल फिटनेस आपको जरूर चाहिए, क्योंकि आपको दौड़ना है तो दौड़ना ही है। वो जो रहता है सब पुलअप्स, दौड़ना, वो शॉर्ट पुल हो, तो सब वो करना तो है, तो आपको तंदुरुस्त होना चाहिए। और एग्ज़ाम्स रहते हैं, अभी एग्ज़ाम्स के लिए उनको क्लासेस भी आ गए हैं। पहले तो, पहले ज़माने में वो क्लासेस वगैरह कुछ नहीं होते थे, अभी तो क्लासेस है, बहुत सारी किताबें हैं, आपको सेमिनार्स होते हैं अलग-अलग, तो बड़ा बहुत स्कोप है अभी करने के लिए। और एग्ज़ाम तो मेरे ख्याल से पुलिस डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम तो हर साल में होती है। एमपीएससी की, हाँ। जो एमपीएससी कंडक्ट करती है, वो हर साल में होती है। सर, हमारे देश में एक तरफ हम माँ सरस्वती, पार्वती, दुर्गा की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ आज हमारे देश में औरतों के खिलाफ जो अन्याय वारदात बढ़ रही है, जैसे निर्भया हो गया, प्रियंका रेड्डी केस हो गया, उनावा रेप केस, और अभी हाल ही में हाथरस गैंग रेप, हम पर्सनल लेवल पे इसे कैसे कम कर सकते हैं? बिकॉज आप एक पुलिस ऑफिसर है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखो, ये एक पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी इसके लिए कायदे, कानून सब है, और वो सभी को मालूम है, जो करते हैं उनको भी मालूम है। तो इसमें क्या होता है, अभी हम खुद हमारे घर से ये शुरू करें कि हमारे जो बच्चे हैं, उनको ऐसी सबक दें कि वो स्त्रियों का, लड़कियों का सम्मान करें। ये जब होगा, हर घर का बच्चा जब सम्मान करने लगेगा, तो धीरे-धीरे समाज में ये परिवर्तन आ जाएगा। और इसकी ज़रूरत है। आज तो सब माँ को, जितने भी माँ है, जो बच्चों को अभी जन्म देने वाली है, तो उनके दिमाग में ये चाहिए कि मेरा बच्चा एक
अच्छा इंसान होना चाहिए। एक ये अगर होगा, हर घर में होगा, तो ये हो सकता है। बाकी तो जो करते हैं उनके लिए उनको पकड़ते हैं, फांसी देते हैं, सब कायदा कानून तो सब है अपने पास, लेकिन ये जो नजरिया है औरत की तरफ देखने का, ये जब तक बदलता नहीं है, तब तक कुछ होने वाला नहीं। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। सर, आज जो युवा पीढ़ी आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, माझे साम्राज्य की प्लेटफॉर्म की ओर से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, तंदुरुस्त रहो, पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, जनरल नॉलेज जितना आपका होगा, वहाँ सब्जेक्ट क्या होते हैं, जनरल नॉलेज, मैथ्स, इंग्लिश। अब मैथ्स इंग्लिश वगैरह हो तो स्कूल वगैरह कॉलेज में हम लोग करते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज का जो रहता है वो आपको कहाँ से मिलेगा? करंट आपकी जो पेपर्स वगैरह, वो सब न्यूज़ पेपर्स पढ़ते हैं करंट इसके लिए, और जो बड़े-बड़े लेखक हो गए उनके जो किताबें हैं, वो पढ़ते हैं। तो जनरल नॉलेज जितना आपका अच्छा रहेगा, आप उतनी अच्छी तरह से वो पास हो सकते हैं। और तंदुरुस्त तो रहना पड़ेगा आपको, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में आना है, तो आपको तो मालूम है कितनी भाग-दौड़ होती है, तो वहाँ तो तंदुरुस्त आदमी जा सकता है। तो वो तंदुरुस्त होना, फिजिकल फिट होना, वो तो ज़रूरी है। बस, और एक जिद होनी चाहिए, पैशन, कि मुझे ये बनना है। सर, जैसे आपने बताया कि आपको भी नहीं पता था कि एक्साइज डिपार्टमेंट करके पुलिस डिपार्टमेंट में एक होता है, तो वैसे ऐसे और कोई डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में से जिसमें लोगों को जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है उसके बारे में? हम हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट, अभी ये स्टेट गवर्नमेंट की बात करें हम, तो वहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट है, आरटीओ है। एक आरटीओ डिपार्टमेंट होता है, जो भी पुलिस की दूसरा अंग है। एक बंदरे करके होता है, बंदरे बंदरे मीन्स अपने जो बंदर सब होते हैं, तो उनके लिए भी वो वर्दी वाले लोग होते हैं, जो बॉर्डर हमारी जो है, जो है इसकी बॉर्डर है, मरीन, उसके लिए वो काम करते हैं। तो ये ऐसे बहुत से, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत से डिपार्टमेंट है, और एग्जाम देके आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनके लिए कोई अलग एग्जाम्स नहीं होते हैं, मतलब एक बार वो पुलिस नहीं, एमपीएससी कंडक्ट करते हैं सबके एग्जाम को, तो एमपीएससी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एमपीएससी, और सेंट्रल के लिए यूपीएससी। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आखिरी सवाल मैं आपको यही पूछना चाहूंगी कि महाजन साम्राज्य के साथ जुड़कर हमारे साथ वक्त बिताकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपका ये जो उपक्रम है, आप सबको लाके जो लोग का इंटरव्यू लेते हैं और मुझे बुलाया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। ये मेरे जैसे छोटे आदमी को बुलाया, लेकिन आप नहीं, बड़े-बड़े लोगों को भी बुलाते हैं, मैंने ऐसा सुना है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, अभी जैसा एक्साइज डिपार्टमेंट आपने आज आज ये आपने चुना, तो बहुत से लोगों को आज पता चलेगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट क्या है। मैं जो ट्यूसडे को लिखता हूँ, तो मुझे वही है, कहना है लोगों को कि एक्साइज डिपार्टमेंट भी होता है और उसमें क्या-क्या चलता है। तो ये मालूमात लोगों को होनी चाहिए, बस इसके लिए मैं लिखता हूँ। और आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर, हमें आपका शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और आप छोटे इंसान नहीं है, इतना कुछ आपने हासिल किया है। ऑफिसर एज अ पुलिस डिपार्टमेंट होने का तो एक अलग ही है, लेकिन उसके साथ अपने पैशन को कंटिन्यू करना और इतने अच्छे मकाम पे पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने आपका वक्त दिया माझा साम्राज्य के लिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, और शुक्रिया। मैं हमारे सारे ऑडियंस का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। माझा साम्राज्य के साथ ज्वाइन रहिए अगले नए आकांक्षा अनलिमिटेड के एपिसोड के लिए। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।